नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं DFCCIL का 2021 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे जीके वाला पोर्शन। ठीक है दोस्तों, PYQ सीरीज़ में ये हमारा 9th लेक्चर है, नवा लेक्चर है जनरल नॉलेज के। यहाँ पर हम 12 क्वेश्चन हैं, उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI। इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का। दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं, रिवर्स रेपो रेट और कॉरिडोर। तो आपको बताना है क्या ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। जी हाँ, एकदम सही है, ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट हैं। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, IBPS PO क्लर्क, SBI PO क्लर्क या स्पेशलिस्ट ऑफिसर, जिस भी एग्ज़ाम की, तो आपने ये शब्द ज़रूर सुने होंगे। और नहीं सुने हैं तो चलिए थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि बहुत डीप में नहीं जाएंगे लेकिन थोड़ा बहुत समझेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है, आरबीआई क्या है, ये सब इसके बारे में समझेंगे, ताकि आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप एटलीस्ट वहाँ पर खाली ना बैठें, करेक्ट आंसर आप टिक करके आएँ। चलिए देखिए, सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आरबीआई की। आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ है। आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ है 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। आरबीआई के हेडक्वार्टर की बात करें तो आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। और आरबीआई गवर्नर की अगर हम बात करें, आरबीआई गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांता दास। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली क्यों बनाई जाती है। मॉनेटरी मतलब मनी, मॉनेटरी मतलब मनी। आरबीआई जो है हर 3 महीने में, क्वार्टरली हर 3 महीने में एक पॉलिसी रिलीज़ करता है, जिसे हम बोलते हैं आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये बेसिकली क्या है ये पॉलिसी। आरबीआई क्या करता है, जैसे मान लीजिए सपोज आपको लोन लेना है, आप एक कस्टमर है, तो आप आरबीआई के पास नहीं जाएंगे, आप किसके पास जाएंगे, आप बैंक के पास जाएंगे। बैंक ने आपको लोन दिया, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा आरबीआई। अब आरबीआई आपको लोन नहीं देगा, आरबीआई देगा बैंक को लोन, और बैंक देगा आपको। मतलब कि कस्टमर को आरबीआई डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करता है। आरबीआई जो है बीच में मीडिएटर आ जाता है बैंक। आरबीआई पैसा देता है बैंक को, फिर बैंक देता है अपने कस्टमर्स को। ठीक है। अब आरबीआई से जो बैंक होते हैं, बैंक के पास मान लीजिए पैसा खत्म हो गया, पहुंच गया आरबीआई के पास, लाओ हमें पैसा दे दो। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आरबीआई कहेगा हम तुम्हें पैसा दे दें और तुम रखे रहो, जैसे जहाँ चाहो वहाँ बांटो, ऐसा नहीं होता है। तो कुछ पॉलिसीज़ बनाई गई हैं जो ये डिसाइड करती हैं कि हम बैंक को किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसे देंगे। ठीक है, मतलब लैंडिंग, बोरोइंग, कितना आपको कर्जा चाहिए, कितना आपको पैसा हमसे उधार चाहिए, कितना आपको देना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप अगर होम लोन दे रहे हैं या ऑटो लोन दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, कितना उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, ये सब डिसाइड करता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में बेसिकली 6 वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जिनको जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला है CRR। CRR क्या है दोस्तों, कैश रिजर्व रेशियो। ये आज की डेट में कितना है दोस्तों, 4.5%। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, कैश रिजर्व, मतलब कि कुछ ना कुछ कैश रिजर्व रखना होता है। ये क्या है देखिए, मान लीजिए सपोज SBI है, बैंक है SBI, इसके पास ऐसा तो है नहीं 1-2 कस्टमर होंगे, इसके पास करोड़ों कस्टमर्स हैं, और इनके पास जो पैसा जमा आता है, सेविंग अकाउंट्स में जमा होता है, FD के थ्रू जमा होता है, और भी अलग तरीके होते हैं, जो भी पैसा इनके पास आता है, तो आरबीआई क्या कहता है, आरबीआई कहता है जितना आपके पास डिपॉजिट है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे सपोज इनके पास 1 लाख करोड़ पैसा आ गया एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आरबीआई कहता है इसका 4.5% आपको अपने पास रिजर्व रखना है एज अ कैश, या फिर आप आरबीआई के पास जमा करा दीजिए उसको एज अ कैश के फॉर्म में। 4.5% जितना भी आपका डिपॉजिट है उसका 4.5% आरबीआई जमा कर लेगा कैश के फॉर्म में, नगद के फॉर्म में। और वो क्या होता है, वो ना तो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ना ही लोन दिया जाता है। एक तरह से इमरजेंसी फंड बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा आपका आता है SLR। SLR को हम क्या बोलते हैं, SLR होता है आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेट, ये है आज की डेट में 18%। बेसिकली लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी जिस बेसिकली ऐसे समझें इसको कि जिसका आपका ट्रांजैक्शन करने में हमें आसानी, जैसे मान लीजिए आपको कैश की ज़रूरत है, ठीक है, तो आप गए, आपने ATM
का अपना यूज़ किया, अपने डेबिट कार्ड का, एटीएम से आपने पैसा निकाल लिया, या आप बैंक गए, बैंक में आपने विड्रॉल फॉर्म जमा किया, आपने पैसा निकाल लिया। तो बेसिकली क्या हुआ, पैसा आपके पास तुरंत आ गया, आपको ज़रूरत थी आपके पास आ गया। इसका मतलब उसका लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है कैश का। और जो आपका, जैसे मान लीजिए आपने एक घर लिया है, आपको आज पैसों की ज़रूरत है, आपने कहा हमें घर बेचना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपने घर बेचा तुरंत पैसा आ गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसकी जो लिक्विडिटी है वो कम है। ठीक, लिक्विडिटी से मतलब ये होता है। अब यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स आते हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। रेपो रेट, रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। इसके बाद आपका आता है रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, बैंक रेट। और इसके बाद होता है आपका MSF। MSF क्या होता है दोस्तों, MSF होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अब ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की हमें ज़रूरत है नहीं, ये 6.75%, बस ये आपको पता होना चाहिए कितने परसेंट रेट चल रहा है आज की डेट में। हर 3 महीने में चेंज हो जाता है, ये अभी लेटेस्ट है जो मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। बैंक रेट कितना चल रहा है, ये भी इतना ही चल रहा है, 6.75%। रेपो रेट आपका 6.5% चल रहा है, 6.5%। इसके पहले क्वार्टर, इसके पहले वाले क्वार्टर में शायद 6.25% था, अभी 6.5% चल रहा है। रिवर्स रेपो रेट आपका 3.35% है। ठीक है, रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट वो होता है कि बैंक को अगर जब आरबीआई लोन देता है और क्या करता है, या मान लीजिए बैंक ने कहा हमें लोन दे दो, तो उसके बदले में एक सिक्योरिटी रख लेता है, वो होता है रेपो रेट। यहाँ पर एक सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाता है। आरबीआई ने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हमसे लोन ले लो, एक सिक्योरिटी हमें दे दो। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बैंक रेट में लोन ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6.75% पे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट क्या है, जब आरबीआई बैंक से लोन लेता है, जब आरबीआई को ज़रूरत पड़ी, उसने कहा हमें लोन चाहिए, आरबीआई लेता है 3.35% पे और देता कितने पे, 6.5% पे, 6.75% पे। आरबीआई के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए, आरबीआई को बोला जाता है इंडिया सेंट्रल बैंक। आरबीआई को क्या बोला जाता है दोस्तों, इंडिया सेंट्रल बैंक। आरबीआई को बोला जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब आप ये मत समझिएगा वो जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की, अरे आप तो उसकी बात कर रहे हैं, नहीं, इंडिया का सेंट्रल बैंक बोला जाता है आरबीआई को। ठीक है दोस्तों, तो ये सब अब हमें आगे डिटेल में पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, बस हमने आपको ये बता दिया कितने परसेंट चल रहा है। अब देखिए रिवर्स रेपो रेट, यहाँ मैंने आपको बता दिया है। कॉरिडोर क्या होता है, जो आपका रिवर्स रेपो रेट होता है और MSF होता है। सपोज अगर हम एक ग्राफ बनाते हैं, इस ग्राफ में यहाँ पर मान लीजिए नंबर्स प्लॉट करते हैं 0, 5, 10, तो जो हमारा MSF है 6.75%, यहाँ पर कहीं पर ये इसका ग्राफ इस तरह से प्लॉट होगा 6.75%, और जो आपका रिवर्स रेपो रेट है 3.35%, कुछ इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा। ये जो बीच का जो एरिया होता है इसे हम बोलते हैं कॉरिडोर। अब ये फाइनेंशियल टर्म है, बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैं यहाँ पर आपको इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं करूँगा। ठीक है, जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है। चलते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच सिटी विल होस्ट 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स। अब 2021 का पेपर है तो उस टाइम पर पूछा गया था, तो विच सिटी विल होस्ट, अब तो इसकी ज़रूरत है नहीं क्योंकि अब ये भविष्य काल ना होकर भूतकाल वाला हमारा क्वेश्चन बन चुका है। तो विच सिटी होस्टेड 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, किस सिटी में ये आपका 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था। तो करेक्ट आंसर आपका बर्मिंघम, यूके, इंग्लैंड में। ठीक है, अब देखिए अब हमसे 2022 का तो पूछेगा नहीं, क्यों नहीं पूछेगा, बिल्कुल पूछ सकता है, लेकिन क्या पूछेगा, जो पूछेगा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में किस कंट्री ने या किस नेशन ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते, या इंडिया ने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड जीते, कितने सिल्वर जीते, कितने ब्रॉन्ज जीते, या इंडिया का किस प्लेस पर था इंडिया। ठीक है ना, तो ये जानना जरूरी है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे 178,
इंडिया जो है ये हमारा 4th प्लेस पे रहा था, चौथे नंबर पे इंडिया रहा था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर रहे हैं। टोटल कितने जीते थे मेडल यहाँ पर? इंडिया ने 61 जीते थे। आपको याद करना है, कैसे याद करना है, कितने जीते थे, पिन कोड करके आप याद कर लीजिए। 221 623, सपोज ये आपका कोई कहीं का पिन कोड है, 6 डिजिट का पिन कोड होता है। इसका मतलब क्या है? 22 गोल्ड, 16 सिल्वर, 23 ब्रॉन्ज। ठीक, बात समझ में आ गई? मतलब इंडिया ने 22 गोल्ड जीते हैं, 16 सिल्वर मेडल जीते हैं और 23 आपके ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंडिया चौथे नंबर पर रहा था। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल जीते थे, पहले नंबर पर था, और इन्होंने 67 गोल्ड जीते थे, 67 गोल्ड और 57 आपका सिल्वर जीता था। और जो बचते हैं, कितने बच रहे हैं आपके? 7 14 56 11 12, 54 इन्होंने आपके जीते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट आएगी। क्या आएगी? अकेले 2022 नहीं, हो सकता हमसे पूछ ले 2026 का पूछ ले। 2026 का कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? 2026 का पहली चीज़ तो एक चीज़ जान लीजिए, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं ये आपके हर 4 साल में होते हैं, हर 4 साल में होते हैं, 4 ईयर्स में। ठीक है, हर 4 साल में होते हैं। 2026 वाला आपका होगा विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए, बहुत से बच्चों के मन में ये कन्फ्यूज़न आएगा या ये डाउट हो सकता है आए, ये कॉमनवेल्थ क्या है? तो हम आपको बता देते हैं कॉमनवेल्थ क्या है। कॉमनवेल्थ का मतलब वो है, वो सारे देश या टेरिटरीज़ जहाँ पर कभी ना कभी ब्रिटिश हुकूमत थी, अंग्रेज़ों का शासन था, कभी ना कभी था। अंग्रेज़ों ने शासन किया, बाद में छोड़ के चले गए, वो बात अलग है, लेकिन कभी ना कभी अंग्रेज़ उस देश पे या टेरिटरी पे कभी ना कभी उन्होंने कब्जा करके रखा या राज्य किया, जैसे भी रहे हों, लेकिन कभी ना कभी वहाँ पर वो रहे। तो आज की डेट में 56 कंट्रीज़, 56 देश, 56 देश जो हैं वो हैं कॉमनवेल्थ नेशंस। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बता दूंगा, आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ नेशन की, थोड़ा इसके बारे में भी हम आपको डिटेल बता देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बताएंगे डीप में, थोड़ा सा बता देते हैं। 28 अप्रैल 1949, 28 अप्रैल 1949 को लंदन डिक्लेरेशन में, लंदन, अब ये क्या था आप कहेंगे लंदन डिक्लेरेशन, ये क्या नाम ले लिया? लंदन डिक्लेरेशन आपका एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें आपका ये डिसाइड हुआ था 28 अप्रैल 1949 को, ये ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस ये तभी बना था, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है दोस्तों, 28 अप्रैल 1949 को तभी बना था ये कॉमनवेल्थ नेशंस का एक समूह, जिसमें हमारे 56 देश हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तीसरे क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आपको हम ये बता दें, जितने भी कॉमनवेल्थ नेशन हैं, कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, कॉमनवेल्थ देश हैं, उसमें पहले नंबर पर हमारे देश की इकोनॉमी है, जीडीपी है, कितनी है? 3740 यूएस डॉलर, 3740 बिलियन यूएस डॉलर, बिलियंस में है ये, और ये डेटा है अप्रैल 2023 का। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की वेबसाइट से डेटा लिया गया है। ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस की फाइनेंशियल एजेंसी है, यूनाइटेड नेशंस की। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, तो देख लीजिए। अगर मान लीजिए सपोज आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कॉमनवेल्थ जितने भी देश हैं उसमें हमारे देश की जीडीपी किस नंबर पे है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट इज बीइंग सेटअप इन। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्रोजेक्ट कहाँ सेटअप किया जा रहा है? तो करेक्ट आंसर है आपका खंडवा मध्य प्रदेश। ये जो जगह है खंडवा, अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपको बता देते हैं, जो हमारे बहुत फेमस एक सिंगर थे किशोर कुमार साहब, ये यहीं पैदा हुए थे खंडवा में। ठीक है दोस्तों, खंडवा मध्य प्रदेश में, इसके पहले तेलंगाना में था। और ये जो आपका खंडवा मध्य प्रदेश में बन रहा है, ये कहाँ पर बन रहा है? ये आपका बन रहा है नर्मदा रिवर,
नर्मदा रिवर के ऊपर, नर्मदा रिवर, ओमकारेश्वर। ओमकारेश्वर टेम्पल अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा, ओमकारेश्वर टेम्पल के जस्ट साइड में नर्मदा नदी है, तो वहीं पर ओमकारेश्वर डैम पे ये आपका उसी के पास का जो पूरा एरिया है हम आपको पिक्चर में दिखा देते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का डिज़ाइन किया जा रहा है, कुछ इस तरह का बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट है, खंडवा मध्य प्रदेश में बनने जा रहा है और दिसंबर 2023 तक होपफुली ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और जब कंप्लीट होगा तो 600 मेगावाट की पावर जनरेट करेगा ये, 600 मेगावाट, 600 मेगावाट। और इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट ऐसी अनुमानित जो इसकी लागत थी वो कितनी है, 3000 करोड़। ठीक है, इसके अलावा क्या बोला है, मध्य प्रदेश में अब खंडवा एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, खंडवा, जहां पर आपका थर्मल पावर स्टेशन भी है, हाइडल पावर प्लांट भी है और साथ साथ सोलर पावर प्लांट भी आ जाएगा। ठीक है, नर्मदा रिवर पर बन रहा है ओमकारेश्वर डैम के पास। और इसके पहले मैंने बताया आपका, इसके पहले था तेलंगाना में रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। अब देखिए ये पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज की ये पब्लिश करता है, रेड लिस्ट पब्लिश करता है। अब ये रेड लिस्ट क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें WWF, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। दूसरा क्या है, इंटरनेशनल एटॉमिक। बात किसकी हो रही, थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब कि प्रजातियाँ, तो एटॉमिक एनर्जी से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं, ये ऑप्शन तो गलत है एकदम। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक तरह का NGO है, ठीक है, स्पीशीज़ के ऊपर काम नहीं करते हैं। WWF और इंटरनेशनल यूनियन, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन बच जाते हैं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फेडरेशन या फिर IUCN देख लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों IUCN। IUCN बेसिकली है क्या, IUCN जो है हमारा नेचर कंजर्वेशन के ऊपर काम करता है, जैसा कि इसके नाम से भी हमें पता चल रहा है। तो क्या आप हमें बता सकते हैं IUCN कब बना है? वीडियो को पॉज करिए 2 मिनट के लिए, सोचिए और कमेंट करके बताइए IUCN कब बना है, कब इस्टेब्लिश हुआ है। अब देखिए दोस्तों हम आपको बता देते हैं IUCN जो है इसका पहले नाम क्या था, आपको जानना ज़रूरी है। IUCN का पहले नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ नेचर। ठीक है दोस्तों, बाद में इसका नाम क्या हो गया, बाद में इसका नाम हो गया वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, और उसके बाद फाइनली चेंज होकर हो गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। कहाँ पर बना था दोस्तों, ये बना था हमारा फ्रांस में। कब बना था मैंने आपसे पूछा था, आपको पता है तो कमेंट करके बता दीजिए, नहीं तो मैं ऑलरेडी आपको बता देता हूँ। बना है 5 अक्टूबर 1948 को, और आज की डेट में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका स्विट्ज़रलैंड में, स्विट्ज़रलैंड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये जो बुक अपनी पब्लिश करता है, बुक बोल सकते हैं रेड लिस्ट के नाम से, इसको बोलते हैं रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज। 3 नाम है इसके, पहला नाम है रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है, दूसरा नाम है रेड लिस्ट, या तो रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज बोलते हैं या रेड लिस्ट बोलते हैं या बोलते हैं रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। कब पब्लिश हुई थी पहली बार, 1964 में। ये बेसिकली हमें क्या बताती, ये बेसिकली बताती जो भी हमारी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, जो भी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं उसके बारे में ये पूरा हमें डिटेल में बताती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज विलुप्त होने की कगार पर हैं उनके बारे में ये बुक बताती है। पब्लिश कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, IUCN। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडियन रेलवेज लॉन्गेस्ट फ्रेट ट्रेन। देखिए इंडियन रेलवे की पूछी है सबसे लंबी फ्रेट ट्रेन मतलब मालगाड़ी कौन सी है जिसने नया रिकॉर्ड बनाया जनवरी 2021 में SECR जोन में, SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, हाँ तो देखिए दोस्तों
आज की डेट में अभी तक जो सबसे लंबी मालगाड़ी है इंडिया की वो है वासुकी। करेक्ट आंसर इसका वासुकी। तो टोटल 3 ट्रेन है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनकी पूरी डिटेल बता दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप खाली छोड़ के नहीं आए, आप आंसर सही आंसर मार्क करके आए। पहले नंबर पे कौन सी ट्रेन है? इसको सुपर वासुकी भी बोलते हैं, वैसे वासुकी नाम है, सुपर वासुकी। लेंथ है 3.5 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर लंबी है, 295 इसमें वैगन है, 295 वैगन्स प्लस 5 इंजन। W से मतलब है वैगन्स, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और आपको हम बता दें, जो मालगाड़ी होती हैं उसमें जो डिब्बे होते हैं उनको बोला जाता है वैगन। जो सवारी गाड़ी होती है, पैसेंजर ट्रेन होती हैं, उसमें जो डिब्बे होते हैं उनको बोलते हैं कोच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये फ्रेट ट्रेन है, मालगाड़ी है, तो इसमें बोला जाएगा वैगन। और जो पैसेंजर होगी उसको क्या बोलते हैं? उसमें बोलते हैं कोच। सवारी गाड़ी में जो डिब्बे लगे होते हैं उसे बोलते हैं कोच, या फिर बोला जाता है कैरेजेस। ठीक है दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारी कौन सी ट्रेन थी? इसके पहले तक वही रिकॉर्ड था उसी का, जनवरी 2021 में ये बन चुकी है सुपर वासुकी। इसके पहले तक उसी ट्रेन का रिकॉर्ड था और उस ट्रेन का नाम था शेषनाग। शेषनाग ये भी SECR जोन की ही बदौलत आई थी, SECR जोन की ही ये ट्रेन थी। शेषनाग कितनी लंबाई थी? 2.8 किलोमीटर। इसमें दोस्तों 251 वैगन थे, 251 वैगन प्लस 4 इंजन, 251 वैगन्स और 4 इंजन। तीसरे नंबर पर सुपर एनाकोंडा, सुपर एनाकोंडा 2 किलोमीटर इसकी लंबाई दोस्तों, 177 वैगन, 177 वैगन, और इसको खींचने में लगे थे 3 इंजन। ये है आपके सामने डेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ और यहाँ पर बच गई, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है, कौन सी ट्रेन किस दिन चली है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सुपर एनाकोंडा 29 जून 2020। शेषनाग इसी के जस्ट 1 महीने बाद आपकी शेषनाग चल, 1 महीने भी नहीं, 2 से 3 दिन बाद, जुलाई में चालू हो गई थी, 2 जुलाई 2020, 2 जुलाई 2020। और उसके बाद सुपर वासुकी 22 जनवरी 2021। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? जो जो इम्पोर्टेंट था मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया, जितना भी कुछ इम्पोर्टेंट था मैंने आपसे यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। SECR जोन के रायपुर डिवीज़न में चली थी, रायपुर डिवीज़न। ठीक, और तो ऐसा इसमें कुछ बचता नहीं है। चलते हैं अब हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। छठा क्वेश्चन देख ले। ओके, ये पिक्चर है उसी ट्रेन का, सुपर वासुकी। आप देख सकते हैं कितनी लंबी ये ट्रेन है, 3.5 किलोमीटर लंबी है। ऐसा बोला जाता है कि 6 ट्रेन मिला करके एक ट्रेन बनी। और अगर आप देखेंगे नॉर्मली जो मालगाड़ी आपने देखी होगी, उनको जो डिब्बे उसमें लगे होते हैं, ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए ज़्यादा भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 65 भी हो सकते हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज आपका 45 से लेके 60 तक इसमें डिब्बे होते हैं, 45 से लेके 60 तक डिब्बे होते हैं। 6 ट्रेन के बराबर ये पूरी एक ट्रेन बनी थी, 3.5 किलोमीटर लंबी सुपर वासुकी। ये देख रहे हैं आप, ये जो पूरा जा रहा है, ये मालगाड़ी, ये पूरी 3.5 किलोमीटर लंबी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है, द बुक बापू द अनफॉरगेटेबल इज लॉन्च्ड बाय द डेप्यूटी CM ऑफ विच स्टेट। किसने ये बुक लॉन्च करी थी? तो हम आपको बता देते हैं, ये बुक लॉन्च करी गई थी 2 अक्टूबर, जिस दिन आपका गांधी जयंती होता है, 2 अक्टूबर को लॉन्च करी गई थी, 2 अक्टूबर 2020 को महात्मा गांधी की 151st एनिवर्सरी पर। किसने लॉन्च करी थी? डेप्यूटी CM ऑफ दिल्ली। दिल्ली कौन था? मिस्टर मनीष सिसोदिया। आई होप दोस्तों आपको इसका आंसर मिल गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। विच इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। पेनिनसुलर मतलब प्रजाति। इंडिया की सबसे बड़ी रिवर ऐसी कौन सी है?
तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन ए गोदावरी। जी हाँ, गोदावरी को बोला जाता है लार्जेस्ट आपका पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। ठीक है, अब देखिए प्रायद्वीप बोलते हैं इसको हिंदी में, मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है क्या, प्रायद्वीप शायद कुछ ऐसे ही बोलते हैं, प्रायद्वीप। ठीक है, अब बेसिकली प्रायद्वीप पेनिनसुलर क्या होता क्या, वो एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और एक तरफ उसका भूभाग में जो है वो जमीन है, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। ठीक है, तो प्रायद्वीप जो एरिया है इसमें पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी यहाँ पर गोदावरी है, क्योंकि जो पहले नंबर पे जो सबसे लंबी नदी है वो है आपकी गंगा नदी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है आप मैप में देखेंगे, ऊपर गंगोत्री से निकलती है। ठीक है, और कहाँ गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कहाँ पर पूछा इन्होंने, पेनिनसुलर रिवर, ये वाला जो एरिया है यहाँ पर पूछा है प्रायद्वीप में कि जो है यहाँ पर सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है आपकी गोदावरी। आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं, ये आपका महाराष्ट्र में नासिक में आपका एक त्र्यंबकेश्वर आपका मंदिर है, त्र्यंबकेश्वर, वहीं से ये नासिक वहीं से गोदावरी नदी निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, और टोटल शायद 5 या 6 स्टेट से होकर निकलती है, शायद 6 स्टेट है, 6 स्टेट से होकर निकलती है गोदावरी रिवर। और ये गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है, गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। टोटल गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण गंगा। ठीक दोस्तों, समझ में आ गया। कहाँ पूछा था उसने, पेनिनसुलर रिवर, मतलब प्रायद्वीप एरिया कौन सा होता है, मतलब इस एरिया की बात कर रहा है प्रायद्वीप। ठीक है, वैसे तो देखा जाए तो लार्जेस्ट रिवर हमारे देश में कौन सी है, गंगा है, लेकिन उसने पूछा कहाँ पर, उसने पूछा है जो प्रायद्वीप वाला एरिया, इसमें सबसे बड़ी नदी कौन सी है, गोदावरी है, 1465 किलोमीटर लंबाई है। गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, याद रखिएगा, गंगा नदी के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, 1465 किलोमीटर लंबाई है, नासिक से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर नासिक से, और बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। ठीक है दोस्तों, चले अगले क्वेश्चन पे, चलिए चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8। अब ये देखिए, ये जो पॉलिटी का पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने बोला ना ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स और आपका क्या बोलते हैं जो आपका ट्रेन रेलवे से रिलेटेड, इस तरह का क्वेश्चन आपके जीके में नॉर्मल है, ये पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए आपको पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन तो पढ़ के ही जाना है, कितने इसमें आर्टिकल हैं, कितने आपके चैप्टर्स हैं, कितने अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो कह रहा है कि जो 50वां जो अमेंडमेंट हुआ था, ये कब हुआ था, 50वां अमेंडमेंट हुआ था दोस्तों 1984 में। आर्टिकल 33 में अमेंडमेंट किया गया था, और वो 50वां अमेंडमेंट था, 50th अमेंडमेंट कब किया गया था, 1984 में। डेट है इसकी 11 सितंबर 1984। फिर दोस्तों जब हम लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे तब हम लोग वहाँ पर पूरा पॉलिटी में, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इत्मीनान से, बहुत सुकून से पढ़ने वाली चीज़ है, क्योंकि बहुत डिटेल में है, और आपके एग्ज़ाम में एक ना एक आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन 110% पूछा ही जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, नहीं एक शिफ्ट में मिलेगा, हो सकता है सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया जाए, हो सकता है थर्ड शिफ्ट में, लेकिन मान के चलिए 100% पूछा जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या कह रहा है, वेद समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, वेद समाज कब इस्टेब्लिश हुआ, कहाँ पर इस्टेब्लिश हुआ। वेद समाज इस्टेब्लिश हुआ है आपका मद्रास, चेन्नई में। पहले इसका नाम मद्रास था, अभी हो गया है चेन्नई। इसके पहले देखिए ये कब बना है, सबसे पहले आपने अगर नाम सुना होगा मिस्टर राजा राम मोहन राय का, इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है ना, ब्रह्म समाज, और ये कब करी थी इन्होंने, 1828 में। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय, मैं पूरा नाम लिख देता हूँ ताकि आपके लिए PDF यूज़फुल हो जाए। राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना करी थी। कब करी थी, तारीख भी हम आपको बता देते हैं, 20 मई 1828। ठीक है दोस्तों,
उसके बाद आपको केशव चंद्र सेन, और आपको मालूम होगा क्या बोलते हैं उनका क्या नाम था, मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है। केशव चंद्र सेन बाद में इनसे जुड़े थे। उसके बाद में वो अलग हो गए थे, उन्होंने वेद समाज की स्थापना कर दी थी, केशव चंद्र सेन। और साथ साथ आपके सीराधरुलु नायडू भी थे उसमें। एक तो आपके थे केशव चंद्र सेन और आपके थे श्री धरालू नायडू। इन्हीं दोनों लोगों ने मिलके वेद समाज की स्थापना की थी। और जो नायडू साहब थे, ये नायडू साहब आपका क्या बोलते हैं, स्थापना कब हुई थी इसकी, वेद समाज की 1864 में। केशव चंद्र सेन जो है राजा राम मोहन राय के साथ ही जुड़े हुए थे, बाद में उनसे अलग हो गए। इन्होंने जाके अपना वेद समाज की स्थापना कर दी 1864 में। और जो नायडू साहब थे, ये नायडू साहब पहुंच गए वापस से देखने के लिए, कलकत्ता चले गए। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी, कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। मद्रास में किसकी हुई थी, वेद समाज की, इसकी कोलकाता में हुई थी, कलकत्ता में। ये देखने पहुंच गए मिस्टर नायडू साहब, समझने पहुंच गए आखिर ये क्या है। और समझने के बाद उन्होंने क्या किया, वेद समाज का नाम बदल कर रख दिया। 1871 में इसका नाम बदल दिया और लिख दिया ब्रह्म समाज ऑफ साउदर्न इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ साउदर्न इंडिया। ठीक दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क हैज़ बीन ओपन्ड। बायोलॉजी का ये आपका सेक्शन है। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन, फ्लावर कैसे बनता है, फूल कैसे खिलता है, पॉलिनेशन क्या होता है, आपको अगर पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ पर ओपन किया गया, पहला पॉलिनेटर पार्क हल्द्वानी, जो कि आपका नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी है, उत्तराखंड में, वहाँ पर ये पहला पॉलिनेटर पार्क खोला गया। अगर डेट की बात करें तो 29 दिसंबर 2020 को। फूल कैसे बनता है, फूल कैसे खिलता है, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है। अगर आपको पता है कि पॉलिनेशन क्या होता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फेस्टिवल्स। अब ये जब हम आपको फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ाएंगे तब हम आपको वहाँ पर जीके में पढ़ाएंगे, तब वहाँ पर हम आपको बताएंगे। ये एटलीस्ट पता ही होना चाहिए किस स्टेट का कौन सा फेस्टिवल है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों क्या है, पहला एकदम सही है। सिक्किम में आपका लुजोंग मनाया जाता है और केरला का ओनम सबको पता है। पहला ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, द मॉडर्ना वैक्सीन डेवलप्ड अगेंस्ट कोरोना वायरस यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन टेक्नोलॉजी। तो जी हाँ, टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी mRNA। M का मतलब है मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। ये क्या है, ये एक तरह का वैक्सीन है, मतलब कि टीका, वैक्सीन मतलब कि टीका है, आपका इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है। और इसके साथ साथ एक तरह से ये क्या करता है, आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स जनरेट करता है, जिससे कि जो आपकी क्या बोलते हैं कैंसर की कोशिकाएं हैं या जो आपकी बीमार कोशिकाएं हैं उनको पनपने नहीं देता है, ठीक है, उनको आगे बढ़ने नहीं देता है। और क्या करता है, प्रोटीन्स जनरेट करता है, इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम था सिंथेटिक mRNA, यही टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जीके के 12 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं 2021 का। अब हमारे पास बचा क्या, CRM और इकोनॉमिक्स या मार्केटिंग, जो मुझे पढ़ाना है। तो जल्दी हम आपको इसके भी PYQ के सॉल्यूशन जल्दी लेके आएंगे। तब तक न्यूमेरिकल एबिलिटी और आपका GS भी 1-2 दिन में आपके पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, आप भी अपनी मेहनत करिए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।